हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी के जो प्रारंभ परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज चलाई। इस सीरीज के अंतर्गत बात की जाए तो आपका डे फर्स्ट के अंतर्गत आपकी हिस्ट्री की जो टॉपिक है, काफी टॉपिक जैसे कि आपका स्टोन एज से लेके आपका महादेव तक वो कंप्लीट किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर इसकी आपको प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो मिल जाएगी। अब आज का हमारा जो डे सेकंड के अंतर्गत टॉपिक जो आता है वो आता है पर्यावरण पारिस्थितिकी। मतलब कि आज की जो टॉपिक है उसमें दो टॉपिक को कवर करेंगे कि पर्यावरण के संदर्भ में पहले तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। फिर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं तो उनका एक फॉर्मेट उसमें तैयार करके दिया गया है, तो उसको जानेंगे। तो उसी बेसिस पे हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी अगर इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो कहीं भी छूटेगा नहीं। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट रिवीजन सीरीज ये चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 30 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक के शुरू करने के पहले आपको एक ओवरव्यू दे दी कि ये इस तरीके से हमने ये इसको डिजाइन किया हुआ है। जैसे पर्यावरण के प्रकार, संगठक और आपकी विशेषताएं। विशेषताओं के बाद आपका इस फॉर्मेट के आपके जैसे कि पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब होंगे। फिर पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के बारे में। इसके बाद के जैसे कि पर्यावरण और सतत विकास के संदर्भ में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस फॉर्मेट के आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको एक एक करके दिया गया। तो ऐसा ही आपका पर्यावरण का है, इसी तरीके से आपका पारिस्थितिकी का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक के, फिर बाद में डिटेल में सबको पढ़ेंगे। अब आता है सबसे पहले कि आखिर इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट के संदर्भ में बात की जाए तो इन्वायरमेंट जो है वो एक तरीके से इसमें आपको इन्वायरमेंट के डायमेंशन अलग अलग बताए गए हैं। पहले तो ये कि जैसे कि सामान्य परिचय के बारे में फिर पढ़ेंगे, फिर पर्यावरण के प्रकार के बारे में जानेंगे, प्रकार के बाद हम जानेंगे पर्यावरण के घटक के बारे में, पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न संगठनों को पढ़ने के साथ साथ फिर बाद में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इसके क्वेश्चन बने हुए हैं उनको भी एक ऊपर एक तरह देखा जाएगा। चलिए तो सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत देखा जाए तो इन्वायरमेंट जो है या इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। तो इन्वायरमेंट के शब्द का अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ या घेरना, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। तो इसके अंतर्गत ही आता है। अब आता है कि आपकी पर्यावरण की परिभाषा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती है। उसको पढ़ने के पहले आप ये उसको समझ लेंगे अच्छे से कि पर्यावरण आखिर होता क्या है। पर्यावरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पर्यावरण की डेफिनेशन को जानना जरूरी है। और शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इसके फ्रेंच भाषा के एनवायरमेंट से हुई है, जो कि घेरा हुआ या घेरना इसका अर्थ होता है। अब पर्यावरण के संदर्भ में इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, यानी कि इसकी परिभाषा के संदर्भ में बात की जाए, तो प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जैसे हम हैं तो हम एक अपने घर में रहते हैं। घर में हमारा स्पेसिफिक एक रूम होगा, एक प्लेस होगा, वहां पर उसका एक दूसरे को प्रभावित कर दे। जैसे कि एक दूसरे आप अगर जिस प्लेस पे रहते हैं तो आप एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। उसी के संदर्भ में पर्यावरण में होता है कि प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है और जीव उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश जो होता है पर्यावरण के अंदर। अब जैसे देखा जाए कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट होना चाहिए तभी पढ़ाई, मतलब कि एनवायरनमेंट के ज्यादा उल्लेख किया जाता है कि एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो उस तरीके की, मतलब जैसे एनवायरनमेंट दिया जाता है उसी तरीके की पढ़ाई होती है, या फिर जिस तरीके का परिवेश आपको दिया जाता है वैसा ही विचारधारा आगे क्रिएट होती है। तो उसी संदर्भ में ये आपका जीव जंतुओं से भी रिलेटेड हो। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसा विशिष्ट परिवेश जहां पर एक परिवेश जहाँ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब कि जीव जो होते हैं जहाँ रहेंगे तो एक दूसरे को इफेक्ट भी करेंगे, और उसके साथ साथ उन जीवों का वही जो परिवेश होता है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के संदर्भ में बात की जाए तो जैसे कि जंतु हुए, वनस्पति हुए, सूक्ष्म जीव हुए, जीव हुए, तो ये चारों तरफ जो एक उपस्थित आवरण है, मतलब कि ये जो सर्कल के तौर पे ये आवरण जो बनाया गया है वो पर्यावरण होता है। तो इस तरीके से पर्यावरण की डेफिनेशन होती है। अब आते हैं पर्यावरण के प्रकार के बारे में। तो पर्यावरण के प्रकार के संदर्भ में बात की जाए तो दो तरीके के प्रकार, एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर प्राकृतिक परिवेश की बात करते हैं। जैसे कि भूमि, जल, वायु, पादप, जीव जंतुओं को मिलकर बनावरण जो बना होता है, जैसे कि स्थल मंडल हुआ, जल मंडल हुआ, वायुमंडल और जैव मंडल, ये सभी आपके प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं।
इसी तरीके से आपका मानव निर्मित पर्यावरण है, तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो यह है मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण होता है जिसका निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाता है। तो मनुष्य की किस तरीके की आवश्यकता है, किस तरीके की सुविधाएं हैं, उनको ध्यान में रखते एक जो एनवायरमेंट का निर्माण किया जाता है वह मानव निर्मित पर्यावरण होता है। जैसे कि फसल उत्पादन होना, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुलन होना, औद्योगिक संकुलन होना, परिवहन संकुल आदि होना, तो इस तरीके के ये संकुल में इसको डिवाइड कर दिया जाता है और पर्यावरण जो होता है वो आपका मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण के प्रकार के संदर्भ में देखा जाए तो पर्यावरण के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक प्राकृतिक पर्यावरण आता है, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपकी भूमि, जल, वायु, बादल, जीव जंतु को मिलाकर बनावरण जो बनता है, जैसे कि स्थल मंडल हुआ, जल मंडल हुआ, वायुमंडल और जयमंडल होता है। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत जैसे कि मनुष्य द्वारा निर्मित परिदृश्य जिसका निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे कि फसल उत्पादन होना, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल होना, औद्योगिक संकुल होना, परिवहन संकुल होना, तो इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, तो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। अब बात आती है आपके पर्यावरण के संगठन के बारे में, क्योंकि संगठन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया जा रहा है, फिर आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके फॉर्मेट को भी बताया जाएगा। अब आता है कि इसमें भौतिक क्या जैविक अजैविक संगठन भी होते हैं, जैविक संगठन होते हैं और ऊर्जा संगठन होते हैं। तो इसमें जो आपके भौतिक या अजैविक संगठन होते हैं वो आपके स्थल, वायु, जल आदि से सम्मिलित होते हैं। जैविक संगठन जो आते हैं वो आपके पादप, मनुष्य समेत जंतु अथवा सूक्ष्म जीवों के सम्मिलित रूप से होते हैं। ऊर्जा संगठन के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का एक सम्मिलित रूप होता है। तो इस तरीके से ये तीन प्रमुख प्रकार होते हैं जिसमें अजैविक, जैविक और ऊर्जा संगठन के संदर्भ में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से ये आपके तीन तरीके के संगठन हैं। अब आते हैं कि पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में। अब इसको जल्दी-जल्दी आप बोलेंगे कि आपको जल्दी-जल्दी क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ाया जा रहा है, तो ये रहे कि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन हो जाए। तो उसी संदर्भ में एक आपको ओवरव्यू दे दिया गया है कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट कितने प्रकार की होती है, एनवायरमेंट के संगठन क्या है, एनवायरमेंट की विशेषताएं क्या है, फिर आपके इसके संगठन के बारे में बता दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो जो आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपके और आगे जो पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी ऐड ऑन करके दे दिया जाएगा। तो इससे ये रहेगा कि आपका कोई भी सेक्शन छूटेगा भी नहीं, आपके प्रत्येक सेक्शन का रिवीजन भी हो जाएगा। उसी संदर्भ में ये आपकी सीरीज भी उसी सबको ध्यान में रख के ही शुरू की गई जिससे आप 110 प्लस का स्कोर कर सके। अब आता है कि पर्यावरण की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपकी आती है जैसे जैविक अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैव विविधता, प्राकृतिक वास, ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु और विभिन्न स्थानों को भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि जो पर्यावरण का जैविक पदार्थ है उनको उत्पादन करते हैं और जो आपके भिन्न भिन्न जलवायु हो चाहे भिन्न आपके स्थान। पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंधों पर भी आपको देखता है। जो आपके व्यवहारिक संबंध होते हैं उन सभी पर भी एनवायरमेंट आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर भी निर्भर करती हो। सामान्यतः देखा जाए तो पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर ये अग्रसर होता है। तो इस तरीके से पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब आता है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियमों के बारे में बात कर ले तो पहला आता है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी स्थापना जो रही आपकी 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार के द्वारा की गई। तो आपको याद कर लेना एनजीटी 2010 भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। इस संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में बात की जाए तो यह अधिनियम जो है वह प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो कि जून 1972 में स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया और इस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपके इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा अधिनियम है जिसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जिसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है और जिसकी शुरुआत के संदर्भ में देखा जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो कि जून 1972 में स्टॉकहोम में निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। अब आता है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने भी संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया हुआ था। तो इसके पहले देखा जाए तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित नहीं हुआ था, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी 1984 में हुई थी तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आपका अनुच्छेद 253 के अंतर्गत
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित कर दिया गया। अब आता है कि पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला संगठन आता है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी के बारे में देखा जाए तो यहाँ इसकी स्थापना 1972 में की गई और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। फिर आता है आपका दूसरा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान या नीरी के बारे में। नीरी के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अधीन है उसके अंतर्गत आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है जैसे कि वाटर सप्लाई होना, सीवीरेज प्लान होना, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि कोई भी संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहला तो ये कि उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे कि आपको नीरी दे दिया तो नीरी दे दिया तो या फिर आपको ये दे दिया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो दो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है। दूसरा उसकी स्थापना को लेके, दूसरा उसके स्थान को लेके, फिर आपके किस मंत्रालय से संबंधित है उससे रिलेटेड और कुछ उद्देश्यों को लेके और इसकी प्रयोगशाला से रिलेटेड। तो देखा जाए तो एक जो टॉपिक आता है उससे 4-5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है कि उसकी स्थापना क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कहाँ इसकी स्थापना हुई, विज्ञान इस मंत्रालय के बारे में कि मतलब किस मंत्रालय के तहत इसको गठित किया गया है, या फिर कोई इंटरनेशनल संस्था है तो किस संस्थान के अंतर्गत आती है और किस एक्ट के थ्रू या फिर क्या ऐसी प्रतिक्रिया हुई थी जिससे इस एक्ट को पारित किया गया था, तो उसके संदर्भ में आता है। और इसमें तो उद्देश्य भी दिए गए हैं जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए किया गया है। पांच क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आती है आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में ये प्रमुख पांच क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। अब आते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के बारे में। तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी के बारे में देखा जाए तो इसका पूरा नाम जो है वह आता है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी कि एनईए, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, जिसकी स्थापना जो है वह राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई। यह जो है वह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी से संबंध में अपील सुनवाई करता है। तो इसके संदर्भ में राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के संदर्भ में क्या देखा गया है कि इसकी स्थापना जो है वह राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह इसके फुल फॉर्म को देखा जाए मतलब कि इसका पूरा नाम जो है वह राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण या एनईए है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी औद्योगिक संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करता है। तो इसके संदर्भ में ये आपका आता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना जो है वह 17 मार्च 1951 को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना होता है। तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। अब आता है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के बारे में। तो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के संदर्भ में बात की जाए तो ये वो एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है और इसका संबंध मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से होता है। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बारे में। अब आता है ग्रीन फिश इंटरनेशनल के बारे में। ग्रीन फिश इंटरनेशनल के संदर्भ में बात की जाए तो यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी होती है जो पर्यावरणीय निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत होता है जिसकी स्थापना आपको 1972 में की गई। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इस एजेंसी का जो उत्तरदायित्व है वह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी के रूप में है जो कि पर्यावरणीय निरीक्षण और परीक्षण के लिए एक अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि नेक्स्ट जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आयुषीएन। आयुषीएन के बारे में बात की जाए तो आयुषीएन जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आयुषीएन के संदर्भ में आता है जो कि विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है जिसकी स्थापना जो है 1978 में 48 में की गई। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है।
तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क भी है, सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई। आपका आईयूसीएन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका फुल फॉर्म भी पूछा गया है और आपका ये मुख्यालय के बारे में पूछा गया और ये भी पूछा गया है तो ये किससे संबंधित, तो इसके संदर्भ में आता है तो ये पर्यावरण और जैव विविधता दोनों से संबंधित होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट के अंतर्गत मतलब कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड लाइफ फंड के बारे में या WWF के बारे में। WWF के संदर्भ में बात की जाए तो यह एक अंतर सरकारी गैर सरकारी संगठन है, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इस संगठन के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना एक तरीके से 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जिस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। तो जो स्विट्जरलैंड का मोर्जिस जगह थी वहां पर एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत अब आता है, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके मतलब डिटेल में था उनको पढ़ लिया। अब ये जो हमारा दिया गया है ये उस बेसिस पे दिया गया है कि आपके पर्यावरण एवं सतत विकास से रिलेटेड है, जो कि जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पर्यावरण और सतत विकास को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके सतत विकास से रिलेटेड भी दिया गया और आपके पर्यावरण से रिलेटेड भी है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव मंडल क्या है, या फिर इस तरीके के पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि ये जो आपका जैव मंडल है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि पहला कि सर्वाधिक पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है और जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल जो है वह जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो मतलब कि दो तरीके से क्वेश्चन, कौन सा, पहला तो ये कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र आपका जैव मंडल है और जैव मंडल के अंतर्गत आपका जल मंडल आता है, स्थल मंडल आता है, जैव मंडल और जीवोम आता है। तो इस तरीके से ये सभी का एक मर्ज होता है, मतलब कि एक कह लो कि ये इसका एक कलेक्टिव वे में होता है। तो ये एक जैव मंडल होगा। अब इसमें पर्यावरण की परिभाषा ये आपके क्वेश्चन में पूछी गई थी तो ये डायरेक्टली आपका दिया गया है, इसमें कथन और कारण में दे दिया गया था, जिसमें आता है कि भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में होती है और उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिकी, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। तो ये पर्यावरण के संदर्भ में, तो पर्यावरण के संदर्भ में क्या होता है कि पर्यावरण एक तरीके से देखा जाए तो प्राकृतिक दुनिया में मतलब कि जिसमें आपका भूमि आएगा, जल आएगा, वायु, पौधे, पशु, इनका चारों ओर से जो अस्तित्व में है वह एक इन्वॉल्व होता है और इनमें संपूर्ण दिशाओं का जो योग होता है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। जैसे हम जो है मतलब कि हम अपना ही एग्जाम्पल है या आपका ही एग्जाम्पल है, तो ये होगा कि हम उसको एक बिंदु पर घेरे हुए हैं। हमें भूमि की भी आवश्यकता है, हमें जल की भी आवश्यकता है, वायु की भी आवश्यकता है, पौधों एवं पशुओं सभी की आवश्यकता है। तो हम देखा जाए तो हम चारों तरफ से एक बिंदु से घिरे हुए हैं, मतलब कि हम सेंटर में है और हमारे चारों तरफ ये सब प्राकृतिक दुनिया ये हमारे चारों ओर को घेरे हुए है, जो कि हमारे भौतिकी, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की एक अंतर क्रियात्मक व्यवस्था को से भी अंतर संबंधित होती है। तो इस तरीके से एनवायरमेंट को दिया गया। अब आता है कि एनवायरमेंट के बारे में बात की जाए तो इसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो मतलब कि इसकी जो एक डेफिनेशन है पर्यावरण की, तो इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपको 1986 में पारित किया गया था उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि ऐसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जैसे कि आपने एनवायरमेंट की परिभाषा तो जान ली, लेकिन इसमें इस तरीके से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के 86 के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है। तो उसके संदर्भ में देखा जाए तो पर्यावरण जो है किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिकीय एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है। तो क्या है इसके अंतर्गत कि ऐसा एनवायरमेंट जो किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक और जैविकीय दशा और उनके साथ अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है, तो वह एक एनवायरमेंट कहलाता है। एनवायरमेंट जो है वह आपका जैव और अजैव घटकों से मिलकर बना होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अभी आपने पढ़ा ही हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में, तो इसके संदर्भ बात की जाए तो आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और इसकी स्थापना कब हुई, 2010 में हुई। अब आते हैं हम धारणीय विकास या आपके सतत विकास के बारे में। इससे आपके एक सीक्वेंस में ही दे दिया गया है कि आपके किस किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि सतत विकास के संदर्भ बात की जाए तो विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ
भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि एक ऐसी आवश्यकता जैसे कि आज हमने जिस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो हम उन संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए वो एक सुरक्षित फॉर्म में मिले। मतलब कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे कि हम किसी भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा यूज़ ना करें कि भविष्य में जो आगे वाली हमारी पीढ़ी है, उसके लिए डिफ़िकल्टी हो। तो उन रिसोर्सेज का जितना यूटिलाइज़ हो उतना ही यूटिलाइज़ करें। उसका किसी भी चीज़ का आपके पास अगर उपलब्धता है, जिसके पास उपलब्धता है, जिसके पास नहीं है तो वो तो एक लिमिट में ही करेगा या फिर उसके लिए वो लालायित होगा। लेकिन जिसके पास नहीं है या जिसके पास है, तो वो उनका एक ऐसे उस फॉर्मेट में यूज़ करे ताकि हम भविष्य के लिए उनको बचा सकें। तो इस संदर्भ में ये आपकी सतत विकास की अवधारणा है। सतत विकास को संदर्भ में देखा जाए तो इसका जो मानव समाज के कल्याण ये महत्वपूर्ण होती है। ये मानव समाज के कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है। सतत विकास से अभिप्राय देखा जाए तो ऐसे मतलब कि ये डेफिनेशन आपके अलग-अलग तरीके से प्रत्येक एग्जाम में पूछी गई है। तो ये जो विभिन्न एग्जाम आपके हुए हैं, तो उनमें ये विभिन्न तरीके की डेफिनेशन पूछी गई, तो उनके इकट्ठा किया गया। जैसे कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से होता है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इस तरीके से आपको एक सतत विकास की डेफिनेशन है। अब आता है कि सतत विकास के लिए क्या-क्या आवश्यक है? जैसे कि जैव विविधता का संरक्षण होना, जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ आपका प्रदूषण का निरोध होना, नियंत्रण एवं निर्भरता का घटाना, ये इसके आपके सतत विकास की आवश्यक घटक होते हैं। अब आता है कि आपका जैसे कि इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके फैक्ट डायरेक्ट इफेक्ट पूछे गए हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? अब इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कब आयोजित किया गया या फिर किसके द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस जगह हुआ था? तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके 2 ही लाइन में 5 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि कराची में आयोजित किया गया था। तो आप 2 लाइन को याद कर लेते हो तो आपको अगर जिस भी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मतलब कि इस रिपोर्ट को किस डेट पर कब प्रकाशित किया गया था? तो 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ब्रेटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट का प्रकाशन है वो कब किया गया था? 1987 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब किया गया था? वो आपका 1989 में किया गया था। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है वह वर्ष 1972 में आयोजित हुआ था। तो आपके दो 1972 में कौन-कौन सी चीजें हुई? पहला तो द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में किया गया। स्टॉकहोम पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 1972 में। फिर आपका 1987 में ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। 1989 में आपका प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया और 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जो कि आपको रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1972, 1987, 1989, 1992 के एक घटनाक्रम को आप सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हैं। अब आता है कि रियो 20 घोषणा पत्र के शीर्षक के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है द फ्यूचर वी वांट। तो जो रियो 20 का घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसका शीर्षक उस रिपोर्ट का या कि उस घोषणा पत्र का शीर्षक जो था वह द फ्यूचर वी वांट था। अब आता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 21वीं शताब्दी में पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों का नाम क्या था? एजेंडा 21 इन कार्यक्रमों का नाम। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो मुख्य मुद्दा आपका सतत विकास था। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है जो निम्न प्रकार से हैं जैसे कि आपका 1 जनवरी 2016 से इनको सतत विकास लक्ष्यों को लागू किया गया था। तो कुल देखा जाए तो आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2016। अब आता है कि आपके नीरी के बारे में। नीरी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नीरी की स्थापना जो है 1958 में हुई। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है और इसका स्थान नागपुर में है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये आपके पूछे ही गए। फिर आता है वायु है एक किसका मिश्रण है? वायु एक मिश्रण है। फिर आता है वायु के संदर्भ में बात की जाए तो वायुमंडल। वायुमंडल जो आता है वायुमंडल जो है उसकी डेफिनेशन क्या है?
वायुमंडल जो है उसकी डेफिनेशन जो आती है वो आता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब गैसों का समूह होता है तो कौन कौन सी गैसों का समूह होता है, तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है जैसे कि आपका नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, ऑर्गन आपका 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0838% इत्यादि होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो सबसे ज्यादा गैसों की जो मात्रा है उसमें नाइट्रोजन 78% आती है, ऑक्सीजन 21% और फिर आपकी जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी गैसें आती है उसके अंतर्गत आपके वायुमंडल में। फिर ये गैसों के समूह के द्वारा वायुमंडल का निर्माण होता है और वायु है एक मिश्रण इन सबका इसके संदर्भ में आता है। अब आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात की जाए तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका गठन 23 मार्च 1950 को किया गया। यूएनईपी के मुख्यालय के बारे में बात की जाए तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई। ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो यह पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम है, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की आपकी एक संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 की गई और इसका नाम जो है वह छाता विधान। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका अन्य नाम छाता विधान है, यह पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र की एक अमेरिका की संघीय एजेंसी और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें भी आपके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जो कि आपका एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन वॉच के बारे में, जो कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करता है, मतलब कि आपको पूछ दिया जाए कि ग्रीन वॉच क्या है तो आपको 4-5 दिनों मतलब कि ऑब्जेक्टिव बना के दे दिए जाएंगे। तो उसमें आपको याद रखना है कि ग्रीन पीस जो है वॉच जो है वो पर्यावरण संरक्षण को झूठा वादा करना होता है, तो ग्रीन वॉच कहलाता है। अब आते हैं एनईएए के बारे में। एनईएए के बारे में बात की जाए तो नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेंट अथॉरिटी के बारे में ये आता है। तो एनईएए क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अपीलेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है इकोमार्क के बारे में। इकोमार्क से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में आपकी इकोमार्क से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि इकोमार्क के संदर्भ में सबसे पहले तो ये कि इकोमार्क की शुरुआत क्यों की गई और इकोमार्क की शुरुआत के पीछे क्या रीजन रहा और इकोमार्क को किस तरीके का प्रमाण दिया जाता है, मतलब कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसका मतलब कि नंबर क्या होता है। तो इसके संदर्भ में ये देखा जाए तो पहला तो आता है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इसे आरंभ किया। तो मतलब कि जो पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादक होते हैं, मतलब कि हम जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग किस तरीके से ही पर्यावरण के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर वो पर्यावरण के अनुकूल है तो उन उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने ई कुमार व्यवस्था को शुरू किया। ई कुमार जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाएगा जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, मतलब कि जो एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो उसके लिए एक अनुकूल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कार्य करे। तो उन प्रोडक्ट को आप जो जिस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं उनको पर्यावरण के प्रति जो मानक निर्धारित किया जाता है उन मानक के थ्रू आपको इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब देखा जाए तो जो इस इको मार्क, क्योंकि कोई भी मार्क जब लगाया जाता है जैसे कि आपका FSSAI का हो गया, तो इस तरीके के आपके अन्य अन्य मतलब कि खाद्य में वो आता है। फिर इस तरीके से आपके प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग मार्क की व्यवस्था की गई है। तो ये जो इको मार्क वाली प्रणाली है इसको अभी पर्यावरण के लिए ही शुरू किया गया है, काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही इसको शुरू किया गया है। तो इसके कारण ये आपका पर्यावरण के अनुकूल है, तो इसके स्टैंडर्ड पूछ लेता है क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इसे 1991 से इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट धारणीय कृषि के बारे में, मतलब कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे कि सतत विकास तो पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पढ़ते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होता है। इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके कि देखा जाए ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी क्या उपयोगिता है, इस मिशन को कब शुरू किया गया और इसको प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन था। तो सबसे पहले बात की जाए तो यह भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब कि भूमि का इस तरीके से प्रयोग इसमें किया गया है कि इसकी गुणवत्ता जो है वह अक्षुण्ण बनी रहे। इस मिशन को वर्ष 2014 से 2015 में इसे यह चल रहा है और यह हरित कृषि प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य पंजाब आता है।
तो इस तरीके से ये आपका धारणीय कृषि के अर्थ के संदर्भ में समझा जा सकता है कि क्या है धारणीय कृषि। एक ऐसी कृषि जिसमें भूमि का प्रयोग उसकी गुणवत्ता जो अक्षुण्ण बनी रहे उसके संदर्भ में हो। और इस मिशन को जो प्रारंभ करने वाला राज्य था वह पंजाब है और राष्ट्रीय मिशन 2014-15 से चल रहा है। अब आता है हरित विकास के बारे में। हरित विकास से रिलेटेड आपकी पुस्तक मतलब की किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपकी पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हरित विकास पुस्तक के जो लेखक रहे हैं W.M. एडम्स रहे। अब आता है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन रहे? रेचल कॉर्सल रहे। फिर आता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1991 में की गई। इसकी स्थापना 1991 में। और यह जैव विविधता पर अभिशमन एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमन के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। और इसे UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध भी कराता है। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड भी अल्प विकसित देशों को इस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या है, कौन सी संस्था है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसकी स्थापना 1991 में हुई, जो कि अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित निधि प्रोवाइड कराता है। अब आते हैं मूल रोम के बारे में। मूल रोम से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मूल रोम के संदर्भ में बात की जाए तो मूल रोम जो होते हैं वह मृदा से पेप्टिन के कारण चिपके रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रीजन होता है जो मूल रोग होते हैं वह मृदा से किसके कारण चिपके रहते हैं? तो पेप्टिन के कारण चिपके रहते हैं। मूल रोग की कोशाभित्ति जो होती है मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। प्रतिरूपण के दौरान अधिकांश मूल रोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरूपित पौधे नहीं बढ़ पाते। तो इसका रीजन पूछा जाता है कि ऐसा जैसे कि प्रतिरूपण के दौरान अधिकांश मूल रोग नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण पौधों में ग्रोथ नहीं है? तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजन क्या है कि उनके मूल रोग नष्ट होने के कारण एक जो उनका जो प्रतिरूपण किया जाता है तो कई पौधे जो होते हैं वह नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से मूल रोग के संदर्भ में आता है। तो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक था वो फिनिश होता है कि जिसमें आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे उसको डिटेल में जाना, फिर आपका ये रिविजन किया जा रहा है। तो रिविजन के बेसिस पे आपके प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उन सबके संदर्भ में जाना। अब आते हैं हमारा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में कि पर्याप्त पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो इनके नामों को लेकर बात कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी की डेफिनेशन के बारे में कि पारिस्थितिकी होता क्या है और आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। क्योंकि आपका इकोलॉजी भी पूछा जाता है, इकोसिस्टम भी पूछा जाता है। तो जब आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी तभी तो आप किसी चीज का आंसर दे पाएंगे। तो पहले डेफिनेशन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो इकोलॉजी के संदर्भ में बात की जाए तो इकोलॉजी जो है वो पारिस्थितिकी का वह विज्ञान है जिसके अंदर समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक ऐसा विज्ञान जहां पर समस्त जीवों के भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखा जाए तो इसे ओइकोलॉजी शब्द का अध्ययन जो है वह सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1859 में किया, 69 में किया था। और हैकल द्वारा निर्मित ऑन्कोलॉजी जो है इस नामावली का जो विन्यास है ग्रीक भाषा के दो शब्दों जिसमें आइकोस यानी कि रहना स्थान और लोगोस मतलब कि अध्ययन से संबंधित है। मतलब कि आइकोस और लोगोस, आइकोस मतलब रहने का स्थान, लोगोस मतलब अध्ययन होता है। तो इस तरीके से ऑन्कोलॉजी यानी कि इकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति हुई है और इस उत्पत्ति के संदर्भ में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इस शब्द को दिया गया। अब जान लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रथम प्रयोग एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? 1935 में एजी टांसले के द्वारा। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका अर्नेस्ट हैकल में 1869 में किया हुआ था। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठनों के समूह जो कि पारस्परिक क्रियाओं के सम्मिलित होते हैं उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो देखा जाए एक तरीके से खुला है जिसमें पदार्थों और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किस तरीके से होता है जिसमें
खुला होता है, जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का एक सतत निवेश और बहिर्गमन इसमें देखने को मिलता है। अब आता है कि इसमें आप एक जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पारितंत्र चल रहा है, मतलब कि इकोसिस्टम की जो प्रक्रिया है वह किस तरीके से चल रही है। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो यहाँ आपका सूर्य का प्रकाश, तो ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब उत्पादक पर यानी कि जो प्रथम पोषक स्तर है उस पर जाता है, तो वह ऑक्सीजन निकलता है इससे। फिर जो होता है वह आपकी आगे प्रक्रिया जाती है प्राथमिक उपभोक्ता तक, जो कि द्वितीय पोषक स्तर होता है। फिर इसके बाद आपका तृतीय पोषण स्तर, जो कि द्वितीय उपभोक्ता होता है। फिर आता है चतुर्थ पोषण स्तर, जिसपे आपका तृतीय उपभोक्ता होता है। इस तरीके से ये पोषण स्तर का एक सीक्वेंस बना होता है। ये जो होते हैं वो सभी आपके चारों जो होते हैं आपके किससे जुड़े हुए होते हैं, आप घटक से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ ऊपर को देखा जाए तो ये जो होता है सर्वोच्च पोषण स्तर का सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता वाला होता है, जो आपके चारों से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये संरचना आपको याद में रखना है, जिससे आपको ये आगे जिस तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझ में आएगा। तो ये अपघटक होते हैं। अपघटक जो होते हैं मृदा में मिलते हैं। जब मृदा में मिलते हैं तो इसमें पोषक तत्व और जल की प्राप्ति होती है, वो पुनः उत्पादक बन जाते हैं। और इसमें जो वायु से इसमें CO2 की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से चलती है। तो ये आपका ये सिनॉप्सिस बनाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, इसके अंतर्गत बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र का या कर्मता यानी कि इकोलॉजिकल निकी के बारे में। इकोलॉजिकल निकी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी कर्मिता कर्मिका, जो कि एक तरीके से खास प्रजाति होती है और वह कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को भी प्रभावित करती है। प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है संख्या चर, निकेत चर, आवास चर आदि। संख्या चर के संदर्भ में आता है कि संख्या का घनत्व, प्रजाति का क्षेत्र, भोजन और आहार की आवृत्ति होती है। निकेत चर के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें स्थान की ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार और संख्या का अनुपात होता है। आवास चर के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें उच्चावच, ऊंचाई, ढाल की मृदा और मृदा की उर्वरता होती है। तो इसके तीन प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला संख्या चर, दूसरा निकेत चर और आवास। अब जान लेते हैं इसके घटक के बारे में। तो इसमें दो तरीके के घटक होते हैं, एक अजैविक घटक होता है जिसे एबायोटिक कहा जाता है। जैविक घटक जो होता है उसे बायोटिक कहा जाता है। अजैविक घटक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें भौतिक कारक, कार्बनिक कारक आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। चलिए, तो अजैविक घटक में जो भौतिक कारक है उनके बारे में जान लिया जाए। तो इनके अंतर्गत बात की जाए तो ये आते हैं आपके तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा और वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति आते हैं। अकार्बनिक कारक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें जल, वायुमंडल, गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान आते हैं। और कार्बनिक कारक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें अजैविक घटक के अंतर्गत ये आपके कारक आते हैं। अब जैविक घटक के अंतर्गत आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। अब आता है कि अजैविक घटक के बारे में बात की जाए तो अजैविक घटक की एक डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि अजैविक घटक में ऐसे घटक होते हैं, मतलब कि अजैविक कारक का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, मगर प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है और उन कारकों को प्रभावित करता है। पारितंत्र के अजैविक घटक काफी महत्वपूर्ण होते हैं और अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा आदि आते हैं, जिसमें बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तथा रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रियाओं में आपके ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं इसमें शामिल होते हैं। तो अजैविक घटक क्या है? ऐसे घटक जिनका अध्ययन अलग अलग अध्ययन किया जाता है, जो कि स्वयं अपने कारकों से भी प्रभावित होती है और अन्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं, जो कि पारितंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा आदि आती है। और इसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल और जलवायु तथा मौसम में दशाएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती है, जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत आती है। अब आते हैं जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आते हैं आपको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक के संदर्भ में डेफिनेशन जो आती है वो आती है कि ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं कि पौधों पर निर्भर, यानी कि जैसे कि आपका बकरी और खरगोश जो है वो पौधों पर निर्भर होते हैं।
द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत बात की जाए तो अन्य प्राणियों पर निर्भर, जैसे कि सांप, भेड़िया इत्यादि पर। तृतीयक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि बाज हुआ, शेर हुआ, बाघ, तो ये आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब घटक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक का होना, तो इसके अंतर्गत ये बायोटिक कंपोनेंट आपके आते हैं। अब आता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की बात। पहला तो आपका प्राकृतिक पारितंत्र होता है, दूसरा मानव। प्राकृतिक पारितंत्र में वह पारितंत्र जो कि पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होता है, जिसमें आपका स्थलीय पारितंत्र भी आता है, जलीय पारितंत्र भी आता है। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आपके वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश आते हैं। जैसे कि वन में हुआ आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन और टैगा वन इसके अंतर्गत आते हैं। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आलवणीय पारितंत्र होता है, सागरीय पारितंत्र होता है और संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है। मतलब कि ऐसा पारितंत्र जहां पर आपका लवणीय भी होगा, सागरीय भी होगा और अलवणीय भी होगा, वो एक संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है। तो इस तरीके के क्षेत्र को जहां पर आपका स्थल भी हो, जल भी हो, एक बीच वाली जो स्थिति होती है उसे संक्रमणकालीन पारितंत्र कहा जाता है। अब आता है मानव निर्मित पारितंत्र, जो कि मानव निर्मित पारितंत्र में देखा जाए तो यह सौर ऊर्जा पर निर्भर है, जैसे कि खेत, एक्वाकल्चर, कृत्रिम तालाब और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर पारितंत्र के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र होते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र की, तो एक एक करके इनका देख लेते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र आते हैं आपके प्राकृतिक पारितंत्र, जिसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र में आपका तापमान, आर्द्रता और मृदा इसके अनिवार्य तत्व होते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वन आता है, दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन आता है, तीसरा आता है शंकुधारी वन या टैगा वन। तो उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत भी 2 तरीके के आते हैं आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। दूसरे के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन आते हैं, जिसमें मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 भाग है। अब आता है घास पारितंत्र। घास पारितंत्र के अंतर्गत देखा जाए तो वे पारितंत्र जहां पर वृक्षहीन शाकीय पौधे का आवरण होता है, जो विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति के द्वारा प्रभावित होते हैं। मतलब कि ऐसा पारितंत्र जहां पर शाकीय पौधे, मतलब कि छोटे छोटे पौधे जहां पर उगे होते हैं, वही एक घास पारितंत्र होते हैं, या वहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते। तो ये पारितंत्र के बारे में देखा जाए तो आपके स्थान और घास के मैदान दिए गए, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है, या यूरेशिया में कौन सा है, अफ्रीका में कौन सा है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो आपका जैसे स्थान आता है, उत्तरी अमेरिका में आपका प्रेरी पाया जाता है, यूरेशिया में स्टेपीज, आपका अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, हंगरी में पुस्ता और ब्राजील में कंपोस्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके स्थान और घास के मैदान है, जिसमें उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरेशिया में स्टेपीज, अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, हंगरी में पुस्ताज और आपका ब्राजील में कंपोस्ट पाई जाती है। तो इस तरीके के ये स्थान है और एक घास के मैदान आते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें कि भारत में घास के मैदान को देखा जाए तो ये ग्रामीण चारागाहों और देश के पश्चिमी भाग में शुष्क क्षेत्रों में, निम्न चारागाहों और अल्पाइन हिमालय में पाए जाते हैं। मतलब कि भारत के संदर्भ में, ये विश्व के संदर्भ में देखा कि विश्व में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी घास के स्थल पाए जाते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में भी ऐसे जो क्षेत्र है वहां 5 तरीके के पारितंत्र पाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला तो जैसे पाया जाता है सोहिमा डाइकेंथियम, दूसरा आता है डाइकेंथियम सेक्रस लेशुलियस, तीसरा आता है रेगमाइटस सेकाराम इम्पेडाटा, फिर चौथा आता है ठेमेटा अरुंडरेला और फिर आता है टेम्परेट अल्पाइन। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 5 तरीके के पारितंत्र आते हैं। अब नेक्स्ट आता है मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में बात की जाए तो ये पारितंत्र इस तरीके का पारितंत्र होता है जहां पर आर्द्रता की कमी होती है। मतलब कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर बहुत लंबी अवधि तक आर्द्रता की कमी रहे और तापमान के आधार पर इसमें गर्म और ठंडी मरुभूमि में विभाजित किया जाता है। मतलब कि कहाँ पर किस तरीके का टेम्परेचर है, क्योंकि जो अगर मरुस्थल है तो जरूरी नहीं है कि अगर एक सेंटर ऑफ द पॉइंट पर एक तरीके का एनवायरमेंट है तो वो आपका अगर 3-4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां भी उस तरीके का होगा। तो यहाँ कुछ ज्यादा होगा, वहां कुछ कम होगा, तो मतलब कि एक जो किलोमीटर के हिसाब से जो एक डिफरेंशिएशन है, तो उसके संदर्भ में है कि उसमें एक आर्द्रता जो है कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, तो उसी के आधार पर उसको गर्म और ठंडी के मरुभूमि में भी विभाजित किया गया है।
जैसे कि आपके वार्षिक शाकीय पौधे हुआ, दूसरा आपका खास गूदेदार मरुस्थलीय पौधे और तीसरे झाड़ियाँ और छोटे वृक्ष होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो वहाँ के तापमान के आधार पर किस तरीके की वहाँ टेम्परेचर है, उसमें गर्म और ठंडी मरुभूमि के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके बताया गया है। तो इसमें आपका कौन-सा वार्षिक शाकीय पौधे कौन-कौन से पौधे होते हैं? या जैसे इफेमेरल कहा जाता है, ये जो होते हैं वह पर्याप्त जल रहने पर उगती हैं। फिर दूसरी आती है आपकी खास गूदेदार मरुस्थलीय पौधे, जो कि संचित जल रहने पर होती है, जैसे कि आपका कैक्टी। और आपका तीसरे तरीके का होता है झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष, जिनकी जड़ें देखा जाए तो एक जल सतह तक पहुंच जाती है, जैसे कि प्रोसिपिस और टेमेरिक सब होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 3 तरीके की मरुभूमि होती है, जहां पर ये जैसे कि कहते हैं कि मरुस्थल में कैक्टस होता है, प्रोसिपिक्स होता है, टेमेरिक्स होता है। तो इस तरीके की ये मरुस्थल में वृक्ष पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। तो लेकिन ये किस के अंतर्गत आती है? तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो जो वार्षिक शाकीय पौधे हैं, जैसे एफीमेरल के अंतर्गत आते हैं, जो पर्याप्त जल में रहने पर उगते हैं। खास गूदेदार जो होते हैं वह जल संचित रखते हैं, जैसे कि कैक्टी हुआ। और झाड़ियां और छोटे वृक्ष होते हैं, जिनकी जड़ें जो होती हैं जल की सतह तक पहुंच जाती है, उसे प्रोसिपस और टैमेरिक से कहा जाता है। तो इस तरीके से आता है। अब देखा जाए तो भारत के संदर्भ में 2 तरीके के मरुस्थल, एक तो आता है आपका भथार का मरुस्थल, जो कि भारत का महान मरुस्थल है, जो कि गर्म मरुस्थल है। और दूसरा आता है भारत का शीत मरुस्थल, जो कि उत्तर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में दो आपका नॉर्थ इंडिया में, आपका उत्तर में जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में किन्नौर के हिमाचल प्रदेश तक आपका शीत मरुस्थल होता है। और आपकी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पश्चिम में जो आपका राजस्थान है, वहां पर एक थार मरुस्थल है, जो कि भारत का महान मरुस्थल के रूप में से जाना जाता है। अब आता है टुंड्रा पारीतंत्र के बारे में। टुंड्रा पारीतंत्र के संदर्भ में सबसे पहले तो बात की जाए तो टुंड्रा आखिर होता है। टुंड्रा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे बंजर भूमि कहा जाता है, जहां पर कोई पैदावार नहीं होती है, जिसमें जैसे कि आपका आर्कटिक टुंड्रा भी हुआ और एल्पाइन टुंड्रा, 2 तरीके के टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अभी आपने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना, अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। जैसे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें स्वच्छ जल पारितंत्र, जो कि आवलवणीय जलीय पारितंत्र होता है। दूसरा आता है संक्रमणकालीन पारितंत्र, तीसरा आता है सागरीय पारितंत्र या लवण पारितंत्र। स्वच्छ जल पारितंत्र के बारे में देखा जाए तो ये एक ऐसा पारितंत्र जहां पर स्थिर या रुका हुआ जल रहता है, जैसे कि आपके तालाब और झीलें हुई। और दूसरा पारितंत्र वो होता है जहां पर बहता हुआ जल, जैसे कि झरने, पर्वतीय जल स्रोत, धारा एवं नदियां होती है। तो इस तरीके का जो स्रोत होता है वह लोटिक कहलाता है, मतलब कि आपका लैंटिक लोटिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका तालाब और झील देख बताते पूछते हैं कि लैंडिक हुआ या लोटिक हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्वच्छ जल पारितंत्र के अंतर्गत, जो कि आलवणीय जल पारितंत्र भी कहलाता है, उसे लैंटिक यानी कि स्थिर या रुका हुआ जल पारितंत्र में तालाब और झील आते हैं। बहता हुआ जल पारितंत्र जो कि लोटिक होता है, जिसमें आपके पर्वतीय जल स्रोत, धाराएं और नदियां आती हैं। फिर आता है आपका संक्रमणकालीन पारितंत्र, जिसके अंतर्गत आपका ज्वार नदभूमि, आर्द्र भूमि और मैंग्रोव पारितंत्र आता है। और सागरीय या पारितंत्र यानी कि लवणीय पारितंत्र के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपका खुला समुद्र, भूवे की चट्टान, बैरियर द्वीप और तटरेखा आती है। तो इस तरीके से ये सागरीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके 3 तरीके के पारितंत्र जलीय पारितंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब आते हैं जलीय पारितंत्रता की समस्याओं के बारे में देख लेते हैं। तो समस्या के संदर्भ में आती है आपकी सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका यूट्रोफिकेशन होता क्या है। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र, मतलब कि इस तरीके का जो क्षेत्र होता है जहाँ जिसे सुपोषण कहा जाता है, जहाँ पर पौधों के मरने और सड़ने गलने की जो अप्रिय गंध पैदा होती है, मतलब कि पौधे जहाँ पर मरते सड़ते और गलते हैं, वहां एक अप्रिय गंध पैदा होती है, जो वह जल मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं होता है, मतलब कि जिस जगह पर वो जल मतलब कि हमारे पीने योग्य या फिर हमारे उपयोग के लिए नहीं होता है, वहां पादप प्लवकों और शैवालों की बहुत अधिक और अचानक वृद्धि होने से पानी के रंग में परिवर्तित होता है, और यह वाटर ब्लूम के नाम से जाना जाता है, और इसे एल्गिन ब्लूम भी कहते हैं। और यह जो पौधा होता है वह पानी में विषाक्त तत्व छोड़ता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मछलियां मर जाती हैं, और जनसंख्याएं इसी पोषक वृद्धि को सुपोषण कहा जाता है। तो सुपोषण क्या है? सुपोषण एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर पौधों की, जैसे कि आपका कोई तालाब है, वहां पर बहुत टाइम से पादप प्लवक उग रहे हैं, वहां पे पौधे मर भी गए हैं, मतलब कि जो है वहां एक अप्रिय गंध पैदा हुई है, वहां पर हम वहां का पानी यूज नहीं कर सकते।
वहाँ क्या होता है कि एक टाइम बाद अचानक मतलब कि पादप नलिकाओं में एकाएक और शैवाल जो है वहाँ अचानक वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि होती है तो उनके पानी के रंग में भी परिवर्तन होता है। तो ये वाटर ब्लूम होता है, मतलब कि एल्गिन ब्लूम कहा जाता है जब उनके रंग में परिवर्तन होता है। अब जब ये रंग में परिवर्तन होता है तो ये पौधे जो होते हैं, ये पानी में विषाक्त तत्वों को छोड़ते हैं, जिसके कारण वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो मरती हैं और इन जल संकाय की इसी पोषक समृद्धि को समृद्धि को पोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से सुपोषण के संदर्भ में इसके इफेक्ट को देखा जाए तो इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक आर्थिक भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है कि जैसे कि पानी की पारदर्शिता में कमी होना, शैवाल वृद्धि होना, ऑक्सीजन की अपर्याप्तता होना, प्रजाति विविधता में कमी होना, प्रमुख वायुता में बदलाव होना और खाद्य जाल संकट इसके अंतर्गत आता है, जो कि पर्यावरण प्रभाव के अंतर्गत है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है जैसे कि वनस्पति का विकास, इससे पानी की प्रवाह व बोट के रास्ते में रुकावट होना, पानी प्रदूषित होना, पर्यावरण को हानि होना, पानी की एनिमिटी वैल्यू में कमी, व्यावसायिक उपयोग वाली प्रजाति का क्षय होना और मछलियों की मृत्यु में आर्थिक हानि होना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पर्यावरण पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है और सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो ये सुपोषण के इफेक्ट होते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पोषण स्तर के बारे में। पोषण स्तर के संदर्भ में बात की जाए तो पोषण स्तर जो होता है वह एक तरीके से ऐसा स्तर होता है जहां पर ऊर्जा का या तथा आहार का एक वर्ग जो जीवों को दूसरे वर्ग के जीवों से श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होता है। मतलब कि एक ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, या फिर पोषक स्तर की में भी तो देखा जाए तो ये पोषक स्तर का दूसरे पोषक स्तर में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मतलब कि परिवर्तित होना, वह एक आहार श्रृंखला कहलाती है। इसके अंतर्गत आपका स्वपोषी भी आते हैं, पर शाकाहारी भी आते हैं, मांसाहारी और शीर्ष मांस भक्षी आते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत आपके उत्पादक और हरे पौधे हैं, शाकाहारी के अंतर्गत आपके प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, मांसाहारी के अंतर्गत द्वितीय उपभोक्ता और शीर्ष मांस भक्षी के अंतर्गत आपके तृतीय उपभोक्ता आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पोषक स्तर का एक क्रम दिखाया गया है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला पे। खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में बात की जाए तो ये ऐसी श्रृंखला जहां पर प्रत्येक जीव अन्य जीवों का भोजन बन जाता है। मतलब कि एक जो जीव है वह दूसरे का भोजन बन जाता है और एक दूसरे के खाने वाले जीवों का अनुक्रमण ही एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। मतलब कि देखा जाए तो एक तरीके से जो घास होता है, टिड्डा जो होता है वो घास को खाता है, और जो टिड्डे को पक्षीगण खाते हैं और पक्षीगण को बाज खाता है। इसी तरीके से जैसे कीट होते हैं, कीट को छोटी मकड़ियां, तो ये मतलब कि एक जीव का अन्य जीवों को भोजन बन जाना है। तो एक दूसरे को खाने वाले का जो मतलब खाने वाले जीवों का जो अनुक्रमण है वही एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। अब खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है तो इसके अंतर्गत भी आपकी खाद्य श्रृंखला के प्रकार होंगे, क्योंकि कोई भी रीजन हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो उसके प्रकार जरूर होते हैं। किसी भी मैक्सिमम देखा जाए तो हर एक चीज का एक प्रकार होता है कि किस तरीके का। जैसे हम ही है, हम अपना एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम अपनी पर्सनालिटी के संदर्भ में देखें तो हम अपनी पर्सनालिटी को डिवाइड कर सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर लेते हैं, ये काम नहीं कर लेते, ये काम नहीं कर लेते, तो मतलब कि हमारे में भी डिफरेंशिएशन है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं या फिर किसी भी चीज का कुछ भी टॉपिक होता है तो उसमें ये रहता है कि उसके डिफरेंट आपको प्रकार जरूर मिले। तो प्रकार के संदर्भ में बात की जाए तो दो तरीके के प्रकार है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक का प्रकार हो, लेकिन मैक्सिमम अवस्था में देखा जाए तो प्रत्येक का प्रकार होते हैं। तो इसमें दो तरीके के प्रकार आते हैं, जैसे कि खाद्य श्रृंखला का प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार में पहली आती है चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रे चेन, फूड चेन, ऐसी चेन जहां पर उपभोक्ता भोजन के रूप में पौधों या पौधों के भागों का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। मतलब कि पौधों या पौधों के भागों का, पौधों को खाएंगे या पौधों के जो कुछ भाग होंगे उनको खाकर जिस खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं वह चारण खाद्य श्रृंखला होती है। जिसमें आपको उदाहरण के तौर पर घास जो होगा, जैसे कि घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को पक्षी खाएगा, पक्षी को बाज खाएगा। इस तरीके से आती है आपकी अपृत खाद्य श्रृंखला। अपृत खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जहां क्षय होते प्राणियों या पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों में अपरत खाने वाले जीवों या अन्य परभक्षियों में पहुंचती। मतलब की ऐसी खाद्य श्रृंखला जहां पर जो प्राणी होते हैं या पादप शरीर के जो मृत जैविक पदार्थ होते हैं उनसे आरंभ होती है, और यह सूक्ष्म जीव जो उनको खाते हैं वह अन्य परभक्षियों में यह पहुंचती है। मतलब कि जैसे कि कोई कीट है
कीट ने कोई मतलब कि किसी जो परभक्षी है, मतलब कि किसी प्राणी या पादप किसी का भी है, उसका खाए उसको खाया। फिर उसको अगर छोटी मकड़ी ने खा लिया, उसके बाद उसके लिए बड़ी मकड़ी ने खा लिया, इस तरीके से किसी और ने खा लिया। तो ये जो है तो वो एक मतलब कि कचरी कचरे के संदर्भ में ही, जैसे कि कचरा को है कीट ने खाया, कीट को छोटी मकड़ी, मतलब कि एक सीक्वेंस चल रहा है। तो ये अपरक है, मतलब कि ये डेट्रिटाइज या फूड चेन इसे बोलते हैं। तो ये जो है वो एक तरीके से सीक्वेंस में चल रही है। तो इस तरीके के जो भी जीवों को खाने और अन्य परभक्षियों में इस तरीके से पहुंच रही है। अब आती है हमारी नेक्स्ट, इसमें पोषण स्तर दिए गए हैं। जैसे कि आपके पोषण स्तर के बारे में पूछा जाता है कि किस तरीके के पोषण स्तर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके चारागाह का बायोम भी पूछ लिया जाता है, तालाब का बायोम पूछ लिया था, सागर का बायोम भी पूछ लिया जाता है, जिसमें आपके पोषण स्तर को पूछ लिया जाता है कि आपका ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो सही है या नहीं सही है। तो सीक्वेंस के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको चारागाह बायोम के बारे में बात करते हैं। चारागाह बायोम के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है आपका जैसे कि घास, टिड्डा, चूहा, सांप, बाज। तो ये जो है वो आपके घास जो है प्राथमिक उत्पादक है, टिड्डा जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, चूहा द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता सांप और चतुर्थ उपभोक्ता आपका बाज आएगा। तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसमें घास, टिड्डा, चूहा, सांप, बाज आएगा। फिर आता है दूसरे नंबर पर आपका तालाब बाय। तालाब बायोम के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शैवाल है। फिर आपका प्राथमिक उत्पादक शैवाल है। प्राथमिक उपभोक्ता मच्छर लार्वा, जो मच्छर का जो लार्वा होता है वो हुआ। फिर द्वितीय उपभोक्ता आपका ड्रैगन फ्लाई लार्वा हुआ। तृतीय उपभोक्ता मछली हुई। चतुर्थ में रैकून आती है। तो ये तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को बताता है। फिर आता है आपका सागर बायोम के बारे में। तो सागर बायोम के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें पहले प्राथमिक उत्पादक के रूप में पादप प्लवक आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका प्राणी मंदिर प्लवक आता है। द्वितीय उपभोक्ता में मछली, तृतीय उपभोक्ता में सील और चतुर्थ उपभोक्ता में सफेद सार आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें एक सीक्वेंस आपका दिखाया गया है, जैसे पादप प्लवक, प्राणी मंद प्लवक, मछली, सील, सफेद सार खाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस है जिसमें प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता के क्रम को इस तरीके से दिखाया गया है, जो कि आपकी एग्जाम में डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है खाद्य जाल के बारे में कि खाद्य जाल क्या। खाद्य जाल के संदर्भ में बात की जाए तो ये एक ऐसा पारितंत्र, यानी कि पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि खाद्य जाल में एक ही तरीके के जीव या एक ही तरीके के जीव निवास करते हो। तो खाद्य जाल एक ऐसा फूड वेव होता है, मतलब कि एक वेव का मतलब एक जाल है इस तरीके का जो एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है, जिसमें अभी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आपके हरे पौधे, अब हरे पौधे जो है, हरे पौधे को बकरी को सियार खाएगा और या फिर बकरी को डायरेक्टली शेर खा लेगा। तो इस तरीके से फिर आएगा आपका खरगोश। खरगोश जो है वो आपका हरे पौधे को खाएगा। खरगोश को जंगली बिल्ली खाएगी और इसमें फिर आपका शेर आएगा। इस तरीके से होगा। फिर इस तरीके से हरे पेड़ पौधे चूहा से फिर आपका उल्लू से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो या फिर चूहा जो होगा वो सांप से होगा, सांप एक तो जंगली बिल्ली से होगा, या फिर सांप को दुधियाबाज खाएगा, फिर आपका शेर आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जाल बना हुआ है, जो कि अलग अलग तरीके से प्रत्येक जीवों में अलग अलग तरीके से ये अलग अलग जाल को दिखाया गया है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में या इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके का, मतलब कि जैसे कि ऊर्जा पिरामिड हुआ, बायोमास पिरामिड या संख्या पिरामिड है, तो यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, किस में सीधा होता है, किस में उल्टा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के अंतर्गत बात की जाए तो पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है, जो उच्च पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्तता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा होता है, इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। मतलब कि ऐसा पिरामिड जहां पर प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास, ऊर्जा की सुलभता या प्राप्तता में इस तरह से ह्रास हो जो एक पिरामिड जैसा दिखे, वह पारिस्थितिकी पिरामिड होता है। तो इसके भी प्रकार है, जैसे कि संख्या पिरामिड हुआ, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड जो होता है वह सीधा और उल्टा होता है। आपका जो बायोमास पिरामिड है वह सीधा और उल्टा होता है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। संख्या पिरामिड में जो है सीधा संख्या पिरामिड जो है, इस पिरामिड में बढ़ते पोषक स्तर के जीवों की संख्या अत्यधिक कमी आती है, जैसे कि तालाब तंत्र, घास स्तर। फिर दूसरा आता है उल्टा संख्या पिरामिड, जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है,
जैसे कि आपके उत्पादक हुआ, फिर शाकाहारी, फिर परजीवी, फिर उच्च परजीवी। तो इस तरीके से ये आपका ऊपर से देखेंगे तो ये नीचे की ओर इसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसमें पोषक स्तर में संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से उल्टा पिरामिड होता है। अब आता है बायोमास के संदर्भ में बात की जाए तो ये सीधा बायोमास पिरामिड जो कि आपका आता है जैसे कि एक स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादों से बनता है और शीर्ष पर लघु पोषण स्तर होता है, जैसे कि उत्पादक शाकाहारी, प्राथमिक मांसभक्षी, तो ये स्थलीय में आते हैं। फिर आता है आपका उल्टा बायोमास पिरामिड जहां पर जलीय पारितंत्र में पिरामिड उल्टा होता है और जलीय पारितंत्र के सूक्ष्म पादप उर्वरक जो कि तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं, जिसमें आपके उत्पादक सरकार शाकाहारी और मांसभक्षी होते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं ऊर्जा पिरामिड के बारे में। ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में बात की जाए तो यह किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। और ऊर्जा पिरामिड जो होता है वह सदैव सीधा होता है। जैसे कि यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक है, यहाँ पर एनर्जी जो है वह 100% है, यानी कि ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा का क्षरण हो रहा है उसके संदर्भ में भी साथ में बताया गया है। तो जब प्राथमिक उत्पादक है वहां पर आपका 100% ऊर्जा है। प्राथमिक उपभोक्ता हुआ वहां 10% हो गई, तृतीयक उपभोक्ता पर 1% और 1.1% पर तृतीय स्तर उपभोक्ता तक पहुंची और 0.01% आपके शीर्ष पर पहुंची के पास पहुंची। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऊर्जा में इसमें क्षरण हो रहा है, मतलब कि जब नीचे उससे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊर्जा का जो इसमें घट मतलब कि घट रही है। और इस तरीके से देखा जाए तो जो प्राथमिक उत्पादक है वह इसमें जो पुनर्नवीकरण के जो पोषक तत्व होते हैं वह अपने से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये चेन चलती है। अब आता है पारिस्थितिकी के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके संदर्भ में ये आपको दिया गया है। जैसे कि आपका पहले नंबर पर आता है कि 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया। जो ये प्रतिपादित जो नियम दिया गया है 10% का ही नियम इसमें लागू हो रहा है कि यहाँ 100 था, फिर यहाँ 10 हुआ, फिर वहां 1 हुआ, यहाँ 0.1% और यहाँ पे 0.1% आता है। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो नियम था किसका इसका प्रतिपादन किया 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया, जो कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% का भाग स्थानांतरित करता है। जैव से जैव मंडल तक जैव मंडल का सही क्रम क्या दिया गया है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य होता है। इससे आपका रिवीजन भी तुरंत का तुरंत हो जा रहा है क्योंकि ये आपका भी डिटेल में पड़ा और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर आता है स्वपोषी स्वपोषण स्तर पर उत्पादन जो कि प्राथमिक उत्पादकता है। परपोषी या विषम पोषण स्तर पर उत्पादन जो है वह द्वितीय उत्पादकता। पारिस्थितिकी संदर्भ में दिया गया है, इसमें उत्पत्ति जो है आइकोलॉजिकल दिया गया है जो कि अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द को दिया था। और जो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उसमें वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्नेस्ट हैकल के संदर्भ में बात की जाए तो यह जीवधारियों के कार्बनिक व अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। तो ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई थी। अब आता है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया के अध्ययन को देखा जाए तो इसे यूजीन ओडम के द्वारा इसे बताया गया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की बात की जाए तो इसे 1935 में वेजी टैंसली के द्वारा दिया गया। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोपोस कहा है, किसके द्वारा कहा गया है, कार्ल मोसियस तथा होर्ट्स के द्वारा कहा गया। प्रकृति की जो एक कार्यात्मक इकाई के रूप में किसे जाना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को जाना जाता है। अब आता है गहरी कार्बन वेधशाला के बारे में। ऐसी वेधशाला जहां पर वैश्विक अनुसंधान कार्य पृथ्वी पर कार्य की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए होती है। तो इस तरीके का आता है। अब आता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें घास स्थल, वन, मरुस्थल होते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें झील, नदियां, समुद्र, तालाब, ज्वार होते हैं। और कृत्रिम पारितंत्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें धान के खेत आते हैं। अब आता है आपका पारितंत्र। पारितंत्र के संदर्भ में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पारितंत्र जो है, पारितंत्र शब्द का जो सर्वोत्तम वर्णन है वह जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म जिसे कहा जाता है का समुदाय और साथ ही यह पर्यावरण का है जिसे पर्यावरण में रहती है वह पारितंत्र कहलाता है। अब पारितंत्र यानी कि जिस पर्यावरण में रहते हैं तो पर्यावरण के संदर्भ में आता है तो इसमें आता है कि आपकी आवास आवास के भी बीच में आता है। तो आवास की डेफिनेशन क्या है, तो आवास के संदर्भ में बात की जाए तो किसी प्रजाति का विशेष पौधों या जीवों में रहने का एक सटीक जगह, मतलब कि ऐसी प्रजाति जहां वह रहती है वह उसके रहने की जगह को आवास कहा जाता है। पारितंत्र के संदर्भ में और डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें ऐसे क्षेत्र जहां पर सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, मतलब कि अजैविक जो है
और संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। फिर आता है कि समुदाय का पूर्ण क्रम जो कि क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, वह सीयर कहलाता है। मतलब कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आएगा कि सीयर क्या कहलाता है? तो आता है सीयर के मतलब होता है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः निश्चित स्थान बदलता रहता है, यानी कि बदलता है, वह सीयर कहलाता है। फिर आता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है और वहन क्षमता कहलाती है। पारिस्थितिकी कर्मता के बारे में बात की जाए तो एक ऐसा पद जो कि केवल जीवों द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप अभी इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पे ही आपके क्वेश्चन आए होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ही है, तो इसमें आपकी कुछ चीजें नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट भी समझ में को मिल रहा होगा कि इसमें डायरेक्ट उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसको समझ लेना है और धीरे धीरे इसको देख लेना है ताकि आपका रिवीजन भी होता रह रहा है। अब आता है आद्र भूमियों से रिलेटेड। आर्द्र भूमियां जो है, आर्द्र भूमि ऐसे वर्षावन या उष्णकटिबंधीय वन जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, वो आर्द्र भूमि जो होती है इसे निश्चित ही इनके गुर्दे होते हैं। मतलब कि आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का गुर्दा मतलब कि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े होते हैं। तो इस तरीके से आर्द्र भूमियों को ये पृथ्वी का गुर्दा भी कहा जाता है। तो इसके कारण ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है कि समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। तो समुद्री जल में कौन सा व्याप्त लवण होता है? सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं कौन कौन से? वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैवमंडल भंडार। तो इस तरीके से आपके तीन तो ये है और एक दो को और मिला के दे देंगे कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। तो इस तरीके से दे देंगे तो आपको उसमें से आपको एक दो तीन चार पांच के फॉर्म में आता है, तो उसमें से आपको एक दो सही भी है या एक दो तीन सही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। कौन कौन से? वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जलमंडल भंडार आते हैं। अब आता है कि मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण के बारे में बात की जाए तो वो कौन सा पर्यावरण होता है? वह एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण होता है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? यह वनोन्मूलन आता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कौन से होते हैं? वह मरुद्भिद जानवर होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान कौन सा है? वह सर्वाहारी वर्ग का आता है। जैसा कि आपने देखा ही हुआ था कि यहाँ पर आपके घटक थे, कहाँ पर? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। और पूरे का जो क्रम था वो ऊपर करके एक सर्वाहारी के तौर पर बना हुआ था, फिर वहां आता है तो उच्चतम पोषण स्तर का स्थान भी होता है। अब आता है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा रहा है? बस सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत होता है कि आपका जब जिस तरीके से ऊर्जा ली जाती है तो अपने तक जो ऊर्जा लेते हैं वह सौर ऊर्जा से ही प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर ये प्रक्रिया चलती है। अब आता है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? अपघटक जीव में आपके कवक और जीवाणु आते हैं। अपघटक जीवों के संदर्भ में बात की जाए तो वे जीव होते हैं जो अपक्षय तथा सड़न की क्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। मतलब कि ये अपक्षय की क्रिया को भी बढ़ाते हैं, सड़न की क्रिया को भी बढ़ाते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। मतलब कि ये एक सर्किल के तौर पर जो प्रक्रिया है जिसमें अपघटक का एक मेजर रोल होता है। अपघटक सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत बात की जाए तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से अपघटक सूक्ष्मजीव होते हैं, या आपसे ही डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि अपघटक तो पढ़ते हैं तो अपघटक में ये कौन से पोषक तत्व मतलब कि कौन से जीव होते हैं जो इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं जिससे ये पुनर्चक्रण की क्रिया होती है। तो इसमें आपके जैसे आते हैं कि फफूंद हुआ, उपजीवाणु आता है, निओल कृमि आता है, प्रोटोजोआ आएगा, केंचुआ आएगा, निर्जीव कार्बनिक तत्वों के अकार्बनिक यौगिक इसमें जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आता है उत्पादक के बारे में। उत्पादक के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया के ये कार्य करते हैं। जैसे कि प्राथमिक उत्पादक के उदाहरण आपके घास तथा वृक्ष आते हैं और एक खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में भी इसे मतलब कि खाद्य श्रृंखला और फूड चेन में इसकी एक श्रृंखला होती है जो घास एवं वृक्ष होते हैं। अब आता है कि समुद्री बाजारों में प्रथम प्राथमिक उत्पादक जो है वह फाइकोप्लैंक्टन जो होते हैं जिसे फाइकोप्लैंक्टन भी कहा जाता है। जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं तो इसमें उत्पादक घटक आपके आते हैं जैविक घटकों में हरे पौधे होते हैं। अब हरे पौधे जो होते हैं उनके संदर्भ में बात की जाए तो जो पौधे होते हैं वह हरे रंग की सहायता से प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। मतलब कि हरे रंग की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे होते हैं और हरे पौधे के संदर्भ में देखा जाए तो हरे रंग के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के संदर्भ में, तो जिसमें देखा जाए तो ये वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों यानी कि हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के तौर पर खाद्य श्रृंखला में जंतु टिड्डे और गाय आती हैं।
द्वितीय उपभोक्ता के संदर्भ में बात की जाए तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जिसमें खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियां, भेड़िया होती हैं। फिर आता है घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटक दिए गए हैं, जैसे कि घास एक उत्पादक हुआ, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता और सर्प जो है वह तृतीय उपभोक्ता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक द्वितीय क्रम में बताया गया है, जिसमें मैंग्रोव, घास स्थल, फिर झील, महासागर। तो इस तरीके से पारिस्थितिकी की जो उत्पादकता के बारे में बताया। अब खाद्य या फूड के बारे में जान लेते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये खाद्य या फूड होते हैं। पिरामिड के संदर्भ में बात की जाए तो पिरामिड जो होते हैं वह जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, या जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। जीवभार पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाबों समुद्र आती है। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो वह आपका सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उपभाग के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है जैसे कि पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि आते हैं। और 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसली के द्वारा किया गया। अब आता है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र या डीप इकोलॉजी शब्द के प्रयोग के बारे में बात की जाए तो यह अर्नीस नेस के द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बेनेट के द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी निके या जैसे आला की संकल्पना भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ग्रीनर के द्वारा किया गया। अब आता है लिम्नेटिक क्षेत्र के बारे में। लिम्नेटिक क्षेत्र से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी का खुला क्षेत्र होता है। पानी का खुला क्षेत्र किसके कारण होता है? या पादप प्लवक की अधिकता में वृद्धि होती है इस लिम्नेटिक क्षेत्र में, जो कि पानी का खुला क्षेत्र होता है। अब आता है पर्यावरण शत्रु। पर्यावरण शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। इसको किस कारण से कहा जाता है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आता है कि अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसे यूकेलिप्टस पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। अब आता है बायो मैग्निफिकेशन के बारे में या जैविक आवर्धन के बारे में। जैविक आवर्धन के संदर्भ में बात की जाए तो जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा होते हैं, यह घटना जैविक आवर्धन कहलाती है। मतलब कि ऐसे प्रदूषक जहां पर आहार श्रृंखला के साथ साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ये ऊतकों में जमा होते हैं, इस घटना को जैविक आवर्धन या फिर बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैव आनिम्नीकरण के संदर्भ में बात की जाए तो यह जैव आनिम्नीकरण जो है या नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं। लैंडिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थिर जल के आवास है, जैसे तालाब, दलदल, आर्द्रभूमि, झील, जलाशय आते हैं। फिर आता है लोटिक क्षेत्र जहां पर बहते जल के आवास होते हैं, जैसे कि नदी। इकोटोन के बारे में बात की जाए तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र यानी कि जो संक्रमण क्षेत्र होता है वह इकोटोन है। आंदोलन के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। आंदोलन में आप क्या आते हैं? सबसे पहले चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वह पादप संरक्षण से संबंधित है और चिपको आंदोलन का जो नारा था वह पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, इसका ये नारा था। फिर आता है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है कि दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संदर्भ में भी बात की जाए तो यह नर्मदा नदी पर जो आंदोलन चलाया गया था उसके संदर्भ में आता है कि यह आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन। तो इस तरीके से आपके प्रमुख आंदोलन हुए। इससे रिलेटेड आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका पहला कि एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आप आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी पदछाप किसे कहा जाता है? मतलब कि जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन है उसके सस्टेन करने के लिए उसकी एक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। ये और अविवेकशील जीवन शैली जहां पर पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल या ऊर्जा का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है या दोहन बढ़ा देते हैं, यह पदछाप के आकार को इसमें बढ़ा दिया जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई जो है वह भूमंडलीय हेक्टेयर में इसकी माप की इकाई को मापा जाता है। तो यह पारिस्थितिकी पदछाप से रिलेटेड आपके इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब आता है कार्बन पर सामाजिक मूल्य पद से क्या आशय है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो सामाजिक मूल्य पद से आशय एक ऐसे मूल्य पद से है जहां पर प्रति वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। अब इसमें सही शुमेले दिए गए हैं, जैसे कि आपके अभी आपने डिटेल में आपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें पढ़ा, लेकिन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका अधिनियम या संगठन इसमें दिए गए हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में, पर्यावरण संरक्षण या अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए पारित जो है वह वर्ष 1986 में, प्रोजेक्ट हाथी जो आता है वो आपका 1992 में, जैव विविधता अधिनियम 2000 में,
जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता या अधिनियम पारित किया गया था। ये दिसंबर 2006 में इस अधिनियम को पारित किया गया। अब आते हैं जैव वानिकी के बारे में या बायोनॉमिक्स के बारे में। बायोनॉमिक्स के संदर्भ में बात की जाए तो एक तरीके से बायोनॉमिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत आता है बायोनॉमिक्स जो है दो शब्द में आते हैं। पहला तो आता है बायो। बायो का अर्थ जो होता है वह जीव या जीवन से होता है। नॉमिक्स का जो ग्रीक शब्दों में देखा जाए तो यह ग्रीक से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है नियम, यानी कि जीवन के नियम। तो बायोनॉमिक्स का शब्दार्थ अर्थ क्या हो गया? जीवन के नियम। तो बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन से, और नॉमिक्स का मतलब होता है नियम होता है। तो इस तरीके के जीवन के नियम से संबंधित होता है। अब आता है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन क्या होता है? तो पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व की लवणता होती है। हेलोक्लाइन जो होता है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता होती है। फिर आता है थर्मोक्लाइन जो कि किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन होता है। तो इस तरीके की आपकी शब्दावली पूछी जाती है कि पिक्नोक्लाइन को किस तरीके की लवणता को मापने के लिए किया जाता है, हेलोक्लाइन का क्या उपयोग है, थर्मोक्लाइन का क्या है। तो पिक्नोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में घनत्व की लवणता, हेलोक्लाइन में किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता, थर्मोक्लाइन में किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अनुक्रमण के बारे में। अनुक्रमण या सक्सेशन के बारे में बात की जाए तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इसे वर्ष 1916 पौधों की विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन या अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा जिसे एफ क्लीमेंट ने दी हुई। एफ क्लीमेंट के द्वारा मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया। तो ये आपके अनुक्रमण की जो अवधारणा है उसके संदर्भ में आते हैं कि इसका अध्ययन कब किया गया था। एफ क्लीमेंट ने इसकी परिभाषा 1916 में विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन के संदर्भ में इसकी परिभाषा दी। और यह एफ क्लीमेंट का एक जो सिद्धांत था, एकल चरम सिद्धांत का जो प्रतिपादन था, मोनोक्लाइमेक्स के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से अब इसकी डेफिनेशन के संदर्भ में बात की जाए तो अनुक्रमण जो है वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह या दूसरे समूह द्वारा विस्थापित होता है। मतलब कि एक ऐसा समूह जहां पर कुछ प्राकृतिक विधि से एक ही नियत तथा कुछ निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित होते हैं, वह अनुक्रमण कहलाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया अनुक्रमण के संदर्भ में आती है। तो यहाँ देखा जाए तो आपके दो टॉपिक, मेजर टॉपिक जो है आपके इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के, वो फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपका टॉपिक नेक्स्ट डे पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड हो, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। तो अभी आपका देखा जाए तो आपके दो टॉपिक कवर, पहला मतलब कि आपका जो पहला जो दिन था उसके अंतर्गत आपके हिस्ट्री के टॉपिक, मेजर टॉपिक आपके एक क्लास में कंप्लीट किए गए। इसमें आपके देखा जाए तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके 8-10 ही टॉपिक है। मतलब कि ये 10 टॉपिक मान लो तो आपके 10 टॉपिक, 10 है तो आपके 2 कंप्लीट हो गए, 2 हो गए। इसी तरीके से आपके 2-2 करके आपके अल्टरनेट डे दे दिए जाएंगे, जिससे आपके 5 दिन में आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी से फिर आपके कुछ विविध वाले टॉपिक होंगे तो उसमें जो भी आपके मतलब कि जो फैक्ट रह गए थे उनको कवर कर दिया जाएगा। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने, मैं आपके लिए और अच्छे नए नए क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन करके लेके आऊं, ताकि आपके लिए एग्जाम में आपका 110 प्लस स्कोर रहे। हमारा टारगेट ही है कि आपको 110 प्लस स्कोर कराना। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।